So we'll go ahead with next question. Variation of a force in a certain region is given by F equal to 6x square minus 4x minus 8. It displaces an object from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter in this region. Calculate the amount of work done. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वेरिएशन ऑफ अ फोर्स इन सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, तो एक रीजन है जहाँ पे फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल. फोर्स क्या है? वेरिएबल. और कैसा वेरी हो रहा है? 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8. और इस रीजन में फोर्स एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है. कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 1 मीटर से लेके x इक्वल टू 2 मीटर तक. और आपको पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है पहले वो आइडेंटिफाई कर लो. तो गिवन पैरामीटर में यू हैव बीन गिवन व्हाट इज एफ इज 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8. और आपको लिमिट्स दिए हुए हैं. यू हैव बीन गिवन x1 का वैल्यू 1 मीटर और x2 का वैल्यू 2 मीटर. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है वर्क डन. एंड आई hope that you know how to find out work done by a variable force. So work done by a variable force is integration f dx x1 से लेके x2 तक, from x1 to x2. This is the formula that you will be using. Then क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. तो you are just supposed to find out work done from x1 to x2 f dx. f क्या दिया है आपको? 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 और ये dx आता है. देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे. तो पहला 6x स्क्वायर dx, राइट, माइनस 4x dx, एंड लास्टली यू हैव माइनस 8 dx. और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? x1 से x2. और मैं भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x1 x2 की इसके बाद के स्टेप में. तो x1 to x2. देन इन द फर्स्ट इंटीग्रल 6 इज कांस्टेंट, 6 टेक आउट, कांस्टेंट बाहर आ गया, 6 टेकन आउट, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, माइनस 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन h dx, और 8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx. और ये जो लिमिट्स है ना x1 to x2, x1 की वैल्यू 1 थी, x2 की वैल्यू 2 थी. तो फ्रॉम 1 to 2. देन यू हैव 6. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर? इट इज x क्यूब बाय 3. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? इट इज x स्क्वायर बाय 2. व्हाट इज इंटीग्रेशन dx? इट इज ओनली x. तो इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. बहुत बार हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिस भी किया अच्छे से. 1 जा 2 जा 1 जा एंड 2 जा. इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद सिर्फ आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट कौन है? 2 है. तो व्हाट विल यू डू इज दिस इज इक्वल टू 2 x क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस कौन? 2 x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 8 x मतलब 2. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 2 x क्यूब मतलब कितना क्यूब? 1 क्यूब माइनस 2 x मतलब क्या? 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1. ओके, गुड. राइट. So you have this equal to, what is 2 cube? 8 to the 16 minus 2 square 4 into 2 8 माइनस कितना हो गया? 16 माइनस. ये तो सिंपल है. ये तो 2 माइनस 2 माइनस 8 बराबर. पहले ब्रैकेट में ये और ये कैंसिल, इधर ये और ये कैंसिल. तो क्या बचा? पहला माइनस 8, माइनस और माइनस मतलब प्लस 8. तो कितना आ गया? 0. तो आंसर 0 और दिया भी था. आंसर इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12. A spring ball of mass
0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। तो हमारे पास एक स्प्रिंग बॉल है जिसका मास आपको दिया है 0.5 kg। इट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट ऑन फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक फॉल होता रहा। तो 10 सेकेंड तक फॉल हुआ तो उस 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी गेन कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो इनिशियल स्पीड 0 होता है, और जैसे जैसे वो नीचे मूव होता है उसका स्पीड बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसने 10 सेकेंड में स्पीड गेन कर लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया। इट एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशियो 1:2। 10 सेकेंड के बाद इट एक्सप्लोड्स और उसके दो टुकड़े हो गए, और उन दोनों टुकड़ों का जो मास रेशियो है, उन दोनों टुकड़ों का जो मास रेशियो है, उन दोनों पीसेस का जो मास रेशियो है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। नो वन विल लुक इनटू योर बुक्स हियर। और रेशियो है 1:2। द लाइटर फ्रैगमेंट, इन दोनों में से जो लाइटर फ्रैगमेंट है कंटिन्यूज टू ट्रैवल डाउनवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सप्लोजन के बाद जो लाइटर फ्रैगमेंट है उसका स्पीड दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया। क्वेश्चन वही है जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल में तुमको फाइनल स्पीड पूछा था दोनों का, दोनों टुकड़ों का। यहाँ पे तुमको पूछा है कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कितना सप्लाई हुआ। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में समझा है तो कोई बात नहीं। यू हैव अ स्प्रिंग बॉल, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गया होगा। एक काम करते हैं, इनिशियल पोजीशन को ए बोल देते हैं, यहाँ पे आया बी बोल देते हैं। यहाँ पे स्पीड 0 था, यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन 0 तो नहीं है। पक्का पक्का, गुड गुड। देन इसका हो गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए। तो दो टुकड़े हो गए, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। m2 है, गुड, m2 है, राइट। और ये जो मास रेशियो है वो तुमको दिया हुआ है 1:2। तो तुमको गिवन पैरामीटर में मास रेशियो दिया हुआ है m1/m2 = 1/2। वैसे ये देख के समझ में आ जाएगा तुमको कि m1 इज स्मॉलर देन m2, क्योंकि m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m1। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये लाइटर फ्रैगमेंट है। ये जो लाइटर फ्रैगमेंट है इसका जो स्पीड है, स्पीड आफ्टर एक्सप्लोजन, वो दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। बराबर। और जो टोटल मास है, टोटल मास, ये जो बड़ा वाला मास है, टोटल मास कैपिटल M, ये कितना है? 0.5 kg है। गुड। और ये कितने टाइम तक ए से बी कितने टाइम में आया? टी। व्हाट इज टी? 10 सेकेंड। करेक्ट, गुड। इतना आपके पास गिवन डेटा है। तो आपका पूछा है व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड, इंटरनली कितना एनर्जी सप्लाई होगा उसको, ऐसा पूछा है। ड्यूरिंग कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल में देखा है क्वेश्चन। तो मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से तुमने रिलीज किया था, यहाँ तक आया, तो इतना पार्ट ए टू बी आने में उसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस जो अंदर से मिला होगा सप्लाई, राइट। ये दोनों क्या हो गए? एक्सप्लोजन में डिवाइड हो गए। किस में डिवाइड हो गए? पहले ऑब्जेक्ट के और दूसरे ऑब्जेक्ट के एनर्जीज में। गुड। तो थोड़ा सा तुमको पहले सोचना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सोचना क्या है, डुप्लीकेट कॉपी है ये, तो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी इसको। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला काम आपका ये होता है केस ए टू बी, मतलब केस 1। तो ए टू बी आने में, ए टू बी में कितना वेलोसिटी का गेन हुआ, पहले तो ये देखना पड़ता है। केस 1 इज ए टू बी। ए टू बी में एक्सप्लोजन हुआ नहीं, तो ए पे स्पीड 0 था, बी पे फाइंड करना है, बी पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? u प्लस ए टी। u की वैल्यू कितनी है? 0 है। a की वैल्यू क्या है? g है। और t 10 सेकेंड्स है। g की वैल्यू फिलहाल 10 मान लो, 10 मान लो, 10। तो 10 × 10 100। तो व्हाट इज फाइनल स्पीड? 100 मीटर पर सेकेंड। वैसे g की 10 नहीं है, ऐसा बोला नहीं, हमने ले लिया, कोई बात नहीं। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²।
तो ए से बी आने में कितना एनर्जी गेन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है 0.5 है और वी कितना आया तुम्हारा 100, 100 का स्क्वायर, 100 आया ना। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर 0.5/2। एक काम करो, इसको 5/2 लिख लो इंटू 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻4 है क्योंकि 100 का भी स्क्वायर है, -4 सॉरी +4, +4। तो ये हो गया आपका 10⁻³ और ये कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मतलब कितना पता है 2500, 2500 जूल। ये एनर्जी ऑब्जेक्ट ने गेन कर लिया ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में, और बी पे हुआ एक्सप्लोजन। तो टोटल एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन, वो तो यूज करेंगे, उससे पहले यहाँ तक हो गया। अब व्हाट एल्स यू शुड डू इज, अभी हो गया एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन, चलो ठीक है वो देखते हैं, आफ्टर एक्सप्लोजन देखते हैं, बिफोर एक्सप्लोजन देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ऑलवेज कॉन्जर्व, लीनियर मोमेंटम। तो फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक्सप्लोजन से पहले ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट था, उसका मास कितना था कैपिटल एम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया एम वी, कितना हो गया एम वी, क्योंकि व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम क्या है फाइनल, एक्सप्लोजन के बाद कितने टुकड़े हो गए 2। तो पहले का मोमेंटम m1 v1, दूसरे का m2 v2, सही है। यहां से एक इक्वेशन बनेगा और उसके लिए m1 m2 पता होना चाहिए। तुमको तो m1/m2 का रेशो पता है, तुमको क्या पता है m1/m2 का रेशो। अब m1/m2 के रेशो से m कैसे निकालोगे वो सोचना पड़ेगा, कैसे निकालोगे। ये छोटे छोटे टुकड़े किससे बने, बड़े बॉल से। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कैपिटल M इज m1 + m2, हाँ कि ना, हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड। फिर कैपिटल M की वैल्यू तुमको पता है क्या, व्हाट इज कैपिटल M, 0.5 kg, पता है ना। तुमको m1 और m2 का रेशो पता है क्या, व्हाट इज m1/m2, 1:2, m1/m2 इज 1:2, तो व्हाट इज m2 2m1, करेक्ट। एंड अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं है, बार बार बोलने के बाद भी ध्यान नहीं है, बार बार बोलने के बाद भी ध्यान नहीं है, इधर ध्यान होना चाहिए, यहाँ से ध्यान हटाना ही नहीं। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाट इज कैपिटल M 0.5 kg, m1 + m2, व्हाट इज m2 2m1, बराबर। ये कितना हो गया, कितना हो गया 3m1। तो m1 कितना हो गया 0.5/3, 0.5/3, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड गुड। तो अगर ये इतना है तो m2 कितना है, m2 कितना है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो तुम। हाउ मच इज दिस 5/30, व्हाट इज 5/30, 1/6। अगर ये 1/6 है ना तो m2 क्या आता है, देखो m2 इज 2m1, बराबर, 2m1, 2m1 था ना, हाँ तो कितना हो गया 1/3 kg, वो भी kg में, ये भी kg में। तो तुमको m1 m2 मिल गया, m1 m2 मिल गया, तो अभी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो। तुमको m पता है, हाँ, तुमको v पता है, हाँ 100, तुमको v1 पता है, हाँ, तुमको m1 पता है, हाँ, तुमको m2 पता है, हाँ, v2 पता है ना, तो ऐसे क्या मिल जाएगा v2 मिल जाएगा, वेरी गुड। सो therefore substituting values of m1 m2 v1 कैपिटल M एंड v इन इक्वेशन नंबर 1, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा कैपिटल M था 0.5, v था 100, m1 था 1/6, v1 है 60, m2 है 1/3 और v2 तो फाइंड ही करना है। ये हो गया 50, ये हो गया 10 हो गया ना, हाँ ओके। ये इधर गया तो कितना हो गया 40,
तो V2 कितना आ गया 120 मीटर पर सेकेंड। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। अब केस नंबर 3, तो मैं इसको स्टेप्स में मतलब केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ। केस 3, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो जब ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा था तभी तुमको समझ में आ जाना चाहिए था कि एक हाइट से रिलीज किया, 10 सेकंड के बाद कहीं और आ गया, तो 10 सेकंड में उसने स्पीड गेन किया है। स्पीड गेन किया मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन किया है। वो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो एक्सप्लोजन में अंदर से सप्लाई हुआ, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस सप्लाइड। एक्सप्लोजन के बाद ये एनर्जी कौन लेके गए? दोनों ऑब्जेक्ट, छोटे पीसेस। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस सप्लाइड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट प्लस सेकेंड फ्रैगमेंट। बराबर। तो अगर मुझे ये समझ में आ ही गया था कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट प्लस सेकेंड फ्रैगमेंट, तो हमको ये समझना था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमने पहले से फाइंड कर लिया। किया क्या फाइंड? यस। फिर हमको ये समझ में आना चाहिए था कि हमको ये भी फाइंड करना पड़ेगा। वो कौन होता है? हाफ m1v1 स्क्वायर। हाफ m1v1 स्क्वायर, तो m1 चाहिए था तो हमने m1 फाइंड किया। और ये चाहिए तो कौन? हाफ m2v2 स्क्वायर, तो m2 चाहिए वो फाइंड किया, और v2 भी चाहिए तो फाइंड किया। बराबर। तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये ऐसा आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को रट के मत जाना, क्योंकि यू हैव टू डेवलप योर ओन अप्रोच। तुमको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आया, मेथड अपने आप डेवलप हो जाता है। तो ये कितना है? 2500। ये तो फाइंड ही करना था तुमको, और ये फाइंड करने के लिए तुमको ये दोनों की जरूरत पड़ेगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। गुड। 2500 प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड equals to half m1 is 1 by 6, v1 is 60, 60 का स्क्वायर, हाफ m2 m2 is 1 by 3, v2 मतलब 120 का स्क्वायर। बराबर, गुड गुड गुड। ओके, तो 2500 प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड। अभी डायरेक्टली 60 का स्क्वायर करने के पीछे मत भागो, करना है तो कर लो, वैसे डजंट मैटर, लेकिन लॉजिकली सोचोगे ये 60 स्क्वायर है, ये 60 इंटू 2 स्क्वायर है, इधर 6 है, इधर भी 6 है। तुम चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? मैं 60 का स्क्वायर बाय 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो पहले टर्म में क्या बचा? 1/2, है ना। प्लस 120 को क्या लिखा मैंने? 60 इंटू 2 उसका स्क्वायर, राइट। और नीचे क्या है? 6 है, 6 बाहर आ गया, यस। इधर क्या था? 60 इंटू 2 का स्क्वायर, उसमें से 60 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो कौन बचा? 2 स्क्वायर। कौन बचा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर बचा ना। 60 इंटू 2 लिखा तुमने, 60 का स्क्वायर बाहर निकाले कि नहीं, तो 2 स्क्वायर बचा कि नहीं? हाँ, तो 2 स्क्वायर बचा। गुड। ऐसा करने से तुमको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। तो कैलकुलेशंस यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑल्सो। तो 2500 प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इक्वल्स टू 60 स्क्वायर कितना होता है? 3600 अपॉन 6। ये 4, वैसे बाय द वे 4 4 में आधा ऐड किया तो कितना होता है? 4.5। 4.5 कितना होता है? 9/2। तो 9/2 है। कितना है? 9/2 है। ये 9/2 है। बराबर। तो नीचे हो गया आपका 12। कितना हो गया? 12। 12 1 जा, 12 3 जा 36, तो 300। बराबर। गुड, श्योर श्योर, 100% डन। गुड। व्हाट इज, हाउ मच इज दिस? 2700। 2700 पक्का ना। तो 2700 माइनस 2500 कितना हो गया? 200। आंसर क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13, सॉरी प्रैक्टिस नंबर 13। A marble of 2m of mass 2m traveling at 6 cm per second is directly followed by another marble of mass n with double speed. Marble of mass 2m traveling at 6 cm per second is directly followed. Directly मतलब उसके पीछे से कौन आ रहा था? और एक
और एक मार्बल आ रहा था, उसका मास कितना था m, और स्पीड कितना है डबल मतलब 12, क्योंकि पहले का 6 और दूसरे का 12. आफ्टर कोलिजन द हेवियर वन ट्रेवल्स विद एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू. टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद जो हेवियर है, मतलब जो पहले वाला है, क्योंकि पहले वाला हेवियर है, उसका स्पीड हो गया एवरेज ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ द टू. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. तो हमको ऐसा बोला है, हमारे पास दो मार्बल्स है, एक है m1, एक का मास m1 विच इज 2m, दूसरे का मास m2 विच इज m. पहले का स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना. ये इनिशियल स्पीड्स है, तो ये u1 u2 है, u1 और u1 u2. आफ्टर कोलिजन जो हेवियर था, हेवियर कौन था, पहला वाला, उसका स्पीड हो गया एवरेज ऑफ द टू, मतलब u1 प्लस u2 बाय 2, बराबर. गुड. व्हाट इज u1? u1 कितना दिया हुआ है 6, u2 कितना है 12, तो 6 प्लस 12 बाय 2 मतलब 18 बाय 2 मतलब 9, तो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये हो गया पहले का फाइनल स्पीड, ये हो गया पहले का फाइनल स्पीड 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E. आपको अगर E पूछा है तो आपको E का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. सही है. इसमें से मुझे V1 पता है, हाँ. U1 पता है, हाँ. U2 पता है, हाँ. V2 पता है ना. V2 पता है क्या? ना. तो V2 नहीं पता, तो V2 पता करना पड़ेगा. E फाइंड करना है तो उसके लिए अप्लाई करोगे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा तुमको वो फाइंड करने के लिए. तो ऐसा सब आपको सोचना पड़ता है. तो हमको पहले इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करना पड़ेगा. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. वेरी गुड 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 गुड. m1 पता है कितना है 2m है. u1 पता है कितना है 6 है. और मैं जानबूझ के सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि समझेगा आपको थोड़ी देर से. E इज द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज. तो ऊपर सेंटीमीटर पर सेकंड, नीचे सेंटीमीटर पर सेकंड वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. मीटर पर सेकंड लिखूंगा तो भी कैंसिल होगा. इसके लिए कन्वर्ट करना ही नहीं. तो व्हाट इज m2? m. व्हाट इज u2 12. व्हाट इज m1? m1 व्हाट इज v1 9. अभी तो फाइंड किया था ना, 9 था कि नहीं. हाँ. व्हाट इज m2 m. v2 तो फाइंड ही करना है. ओके. ये कितना है 12m. ये कितना है 12m. ये कितना है 18m. और ये mv2 है. ये कितना है 24m. और इसको इधर लाओ माइनस 18m इक्वल्स टू कितना mv2. ये कितना है 6m. और m हो गया कैंसल, तो v2 कितना हो गया 6. तो v2 की वैल्यू मिल गई 6. तो यू हैव v2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. v2 मिल गया तो E भी मिल जाएगा. तो E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v2. v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. व्हाट इज v2 6. व्हाट इज v1 9 था क्या? पक्का 9 था. 9. व्हाट इज u1 6 ना, पक्का ना. और u2 12. हाउ मच इज दिस -3. हाउ मच इज दिस -6. तो आंसर 1/2 या 0.5 दिया होगा. सो विल गो अहेड विथ लास्ट टाइप ऑफ कोलिजन. मतलब हमने वैसे कोलिजन के टाइप तो देखे हैं, इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. हमने अब तक देखा था हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन होता है 1D कोलिजन. 1D मतलब उसमें दोनों ऑब्जेक्ट सेम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा. आज हमको स्टार्ट करना है, वी वांट टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. तो अगला टॉपिक हमारा है कोलिजन
कोलिजन इन टू डायमेंशंस, और इसको बोलते हो नॉन हेड ऑन कोलिजन डायमेंशंस, दैट इज नॉन हेड ऑन कोलिजन। और अगर आपका एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा यहाँ से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले से बता देता हूँ, पूरा ध्यान होना चाहिए। तो आपको कोलिजन इन टू डायमेंशन समझने के लिए या नॉन हेड ऑन कोलिजन समझने के लिए पहले हेड ऑन कोलिजन क्या होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। हेड ऑन कोलिजन में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम लाइन के अलोंग मूव हो रहे थे, और वो सेम लाइन था द लाइन विच इज कनेक्टिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमने क्या किया था, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो लाइन कनेक्ट करता है वो ड्रॉ कर लिया, और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज अलोंग दिस सेम लाइन। एग्जाम्पल, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है तो ये उसके पीछे पीछे आ रहा है और फिर कोलाइड हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर। हेड ऑन कोलिजन, बराबर, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, गुड, राइट। दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज आल्सो कॉल्ड एज कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्योंकि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो तो उसको क्या बोलते हो, वन डायमेंशनल मोशन। इसके लिए ऐसे कोलिजन को बोलते हो कोलिजन इन वन डायमेंशन या फिर हेड ऑन कोलिजन। लेकिन हमको अभी देखना है कोलिजन इन टू डायमेंशन नॉन हेड ऑन। अब इसमें क्या होता है, पहले तो अच्छे से समझ लो। टू अंडरस्टैंड नॉन हेड ऑन कोलिजन, जैसे हेड ऑन कोलिजन में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे बाय द वे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी चाहिए, मैं कर देता हूँ। हेड ऑन कोलिजन में जब कोलिजन होता है तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगाता है, रिएक्शन। तो ये जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, वो होता है अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन के अलोंग। ये एक्शन था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेकंड पे फोर्स किसने लगाया, पहले ने, और ये उसका रिएक्शन है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले पे किसने लगाया, सेकंड ने। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तब नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी कर लो। In case of a head-on collision, in case of one-dimensional collision, action reaction act along the same line of collision। तो जिस लाइन के along motion था उसी लाइन के along collision, मतलब उसी लाइन के along क्या थे, forces थे। जिस लाइन के along force होता है क्या होता है, force होता है, उसको क्या बोलते हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, the line along which action reaction pairs act, उसको बोलते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो 1D कोलिजन में एक ही लाइन था, खत्म। तो 1D कोलिजन को समझने के लिए तुमको एक ही लाइन कंसीडर करना था, लाइन along which motion takes place, लाइन along which action reaction forces act। लेकिन टू अंडरस्टैंड 2D कोलिजन, हमारे लिए 2D कोलिजन समझना है तो दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। टू अंडरस्टैंड लिखा भी है वैसे नोट्स में, बट आई ऑल्सो पुट इट हियर। तो टू अंडरस्टैंड नॉन हेड ऑन कोलिजन, we need to consider two lines, मतलब two directions। उसमें से एक है, राइट, one of this is the line along which action reaction forces act, इसको बोलते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगली बार से इसको मैं LOI बोलने वाला हूँ। तो एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है जिसके अलोंग क्या एक्ट हो रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एंड द अदर लाइन इज कॉमन टेंजेंट, एंड द अदर डायरेक्शन, और अदर लाइन इज कॉमन टेंजेंट, and the other direction is common tangent। तो मैं तुमको भी ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। तो इमेजिन ये वो लाइन है जिसके अलोंग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। तो ये कौन है,
LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कौन है ये? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, सबका ध्यान यहाँ चाहिए मेरे को। कोई भी बुक्स में देखेगा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस तरह से लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ से तुमको। ये नोट्स में सिंप्लीफाई करके दिया और वैसा का समझो इसको। तो एक ये लाइन है जिसके अलॉन्ग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होने वाले, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तब एक्ट होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तब। दूसरा है कॉमन टैंजेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर एक कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ। कॉमन टैंजेंट क्या बताता हूँ वो भी मैं, इसको बोल देंगे CT। तो इसके आगे से CT मतलब कॉमन टैंजेंट, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज LOI, राइट। अब ऐसे केसेस में जो दो ऑब्जेक्ट है जिनका कोलिजन होने वाला है, उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट का, कम से कम कितने ऑब्जेक्ट का? एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से आ रहा था, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा था, राइट। तो क्या हो गया? टक्कर हो गई। तो ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। और दूसरा कहाँ से आया? यहाँ से आया, बराबर। तो कम से कम ये जो ऑब्जेक्ट था पहला वाला, ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट था क्या? नहीं। कम से कम बोला मैंने, कम से कम एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दोनों का नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, दोनों का नहीं हुआ तो और भी बेटर है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही इनिशियली लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहते। एग्जाम्पल देता हूँ, इमेजिन ये ऐसा आया, रिमेंबर ना, रिमेंबर, ये ऐसा आया और ये इधर से आया और दोनों का कोलिजन हो गया, बराबर। तो ये हो सकता है। तो रिमेंबर, इन दिस केस at least one of the objects is not moving along the line of impact, क्योंकि अगर दोनों के दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग मूव कर रहे होते तो वो 1D बन जाता ना। हम 2D की बात कर रहे हैं ना। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नहीं होना चाहिए। दोनों का नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो हम दोनों का ही नहीं लेंगे, दोनों ही हम बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आए। नन ऑफ देम आर मूविंग ऑन द सेम लाइन, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो दोनों ऑब्जेक्ट हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि दे आर नॉट मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बराबर, पक्का, श्योर। अब कभी भी याद रखना, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इस डायग्राम पे वापस आऊंगा, सिर्फ थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है, जब कोलिजन हुआ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक। तो ये दोनों, ये जो रेड लाइन है, ये दोनों को क्या है? टैंजेंट है। इसलिए पता क्या बोलते हैं इसको? कॉमन टैंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन टैंजेंट, बराबर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से आया, ऐसा मान लो, इमेजिन कर लो, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन से आया। ये जो पहला ऑब्जेक्ट था वो u1 स्पीड के साथ आया, उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट था α1, और ये आया u2 स्पीड से, इसका जो एंगल था वो था α2। क्या था? α2। तो ये तुमको मेंशन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंशन ऑल दिस। और मैं वापस बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो जैसा मैं तुमको लिख के दिया सिंप्लीफाइड वे, वैसा ही लिख के आना, और वैसा ही करना होता है। लिस्ट बना के छोड़ दो। व्हाट इज u1 बार? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, राइट, करेक्ट। और उसने एंगल कितना बनाया? α1, विच मेक्स एंगल α1 किसके साथ एंगल बनाया? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू LOI, लाइन ऑफ impact. What is u2 bar? Initial velocity of object 2, which makes an angle of α2, right, with respect to line of impact. Very good. तो ये आपने लिस्ट बना दिया, इसको बोल दो ऑब्जेक्ट टू u2, ओके, गुड, और विथ रिस्पेक्ट टू α2 एंगल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब जब इनका कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद ये किसी और डायरेक्शन में जाएगा, कोलिजन हो गया, किसी और डायरेक्शन में गया, है ना, ये किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तब जब ये किसी और डायरेक्शन में जाएगा तो ये वापस से एक एंगल बनाएगा, किसके साथ? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ। वो क्या है? β1। और इसका स्पीड चेंज हो गया तो क्या हो गया? v1। सिमिलरली ये किसी और डायरेक्शन में गया, कितने एंगल पे गया? β2। स्पीड क्या हो गया? v2। तो जैसे तुमने ये लिखा ना, वैसे वो भी लिख लेना। तो सेम वे में तुमको फाइनल स्पीड भी बताने चाहिए, तो फाइनल स्पीड भी बता दो। तो फाइनल स्पीड भी बता दो, सिंपल। लेट v1 bar be the final velocity of object 1 which makes angle of β1 with respect to line of impact. v2 bar be the final velocity of object 2 which makes angle of β2 with respect to line of impact. So v1 bar is final velocity of object 1 which makes an angle of β1 with respect to line of impact, and v2 bar be the final velocity of object 2 which makes an angle of β2 with respect to line of impact. बराबर यहाँ तक? अब आपको ये जो दो लाइंस है, कौन से दो लाइंस है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन टैंजेंट। इसके अलोंग आपको कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, क्योंकि कोलिजन में हमेशा क्या कॉन्जर्व रहता है? लीनियर मोमेंटम। क्या रहता है? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो पहले तो आपको इन दो डायरेक्शंस के अलोंग कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स। ये जो u1 बार था, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, हाँ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एक कंपोनेंट। ठीक, गुड, बराबर। ये हो गया एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। यहाँ मतलब बेसिकली वो यहाँ जाता है, लेकिन वो कौन से क्वाड्रेंट में देख रहा है वो भी देख लो, नीचे। तो ये आ गया, गुड। आई एम अवेयर ऑफ व्हाट टाइम इट इज, तो डू नॉट टेल मी व्हाट टाइम इज इट। मैं खत्म करूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। तो ये हो गया आपका u1 cos अल्फा 1। क्या हो गया ये? u1 cos अल्फा 1, u1 cos अल्फा 1। ये कौन हो गया? u1 sin अल्फा 1, राइट? क्योंकि एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होता है? कौन होता है? cos। कौन होता है? cos। कौन होता है? cos। और दूसरा कौन सा होता है? sin। सिमिलरली इसका भी थोड़ा सा डायग्राम अलग होगा, बुक में नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, इसका u2 का। तो ये u2 का भी एक कंपोनेंट यहाँ आया। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? u2 cos अल्फा 2, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक काम कर लेना, इस कंपोनेंट को इधर दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स को तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन मूव वेक्टर्स एनीवेयर यू वांट। तो एनीवेयर यू वांट, यहाँ पे वो मूव कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रिमेंबर, ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ कर लेना। ये कंपोनेंट कौन है? u2 cos अल्फा 2, u2 cos अल्फा 2, बराबर? हाँ कि ना? हाँ। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी जाएगा, वो कौन होगा? u2 sin अल्फा 2, u2 sin अल्फा 2, u2 sin अल्फा 2। अभी ये तो हमने दिखाया बिफोर कोलिजन का केस, बिफोर कोलिजन, बराबर। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कंपोनेंट्स कैसे होंगे वो भी समझ लो। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये था लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये था कॉमन टैंजेंट, ये था कॉमन टैंजेंट। आफ्टर कोलिजन v1 गया, v1 आ गया यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, और जो आपका v2 था वो था यहाँ पे। अब ये v1 इसने कितना एंगल बनाया था? β1। v2 ने कितना बनाया था? β2। ओके, गुड। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली v1 का भी दो कंपोनेंट हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ हो गया, बराबर? पक्का पक्का। कौन सा कंपोनेंट कौन सा है? ये जो कंपोनेंट है ये v1 cos β1 है, v1 cos β1, और ये है v2 cos β2, v2 cos β2, बराबर। फिर इसका ये कंपोनेंट कौन सा आएगा? v2 sin β2, और v1 का ये कंपोनेंट कौन सा आएगा? v1 sin β2,
1। बराबर, पक्का पक्का, सिर्फ कंपोनेंट हमने कर दिए। यहाँ ध्यान दो, जितना तुम यहाँ वहाँ देखोगे उतना लेट छूटेगा, सिंपल एज दैट। तो जिनका ध्यान नहीं है वो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिमेंबर दिस, बिकॉज आई विल नॉट स्पीड अप दिस प्रोसेस। ये टॉपिक मैं फास्ट नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ भी दिमाग में जाता है नहीं, कहाँ से क्या कंपोनेंट है समझ में नहीं आते। गुड। हमको इस पूरे टॉपिक में 3 ही काम करने थे, 3 में से चलो 2 ही काम करने हैं। एक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 2 चीजें फाइंड करनी है, बराबर। तो पहले अप्लाई कर लेते हैं, क्या अप्लाई कर लेते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हो ना, कंजर्वेशन ऑफ कौन लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 2D कोलिजन है। 2D कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते वक्त 2 अलग अलग डायरेक्शन में कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ता है। एक करना पड़ता है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक करना पड़ता है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक करना पड़ता है अलोंग कॉमन टेंजेंट। अब ऐसा अलग अलग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग फोर्सेस है। एक्शन रिएक्शन कहाँ है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। टोटल सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है, M1 एंड M2। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। किसका होता है? टोटल सिस्टम का, बराबर। और कॉमन टेंजेंट के अलोंग फोर्स था क्या? नहीं। तो उस डायरेक्शन के अलोंग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स का कंजर्वेशन होता है, मतलब M1 का अलग से, M2 का अलग से, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग टोटल सिस्टम का। तो व्हाट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट? M1 U1 प्लस M2 U2। गलत बोल रहे हो, फिर भी ठीक है, एनीवेज इक्वल टू क्या लिखते हो? M1 V1 प्लस M2 V2। ये भी गलत बोल दिया, ठीक है। क्यों गलत बोल दिया? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट कौन सा था वो देखो पहले। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट था U1 का? cos अल्फा 1। तो क्या लिखेंगे? M1 U1 cos अल्फा 1। इसका क्या लिखेंगे? cos अल्फा 2। इसका क्या लिखेंगे? साइन नहीं, cos। लेकिन अभी कोलिजन के बाद बीटा 1, cos बीटा 1। इधर क्या लिखेंगे? cos बीटा 2। देखो एक इक्वेशन होगा, है इक्वेशन है, यस। अब अलोंग कॉमन टेंजेंट इंडिविजुअली तुमको अप्लाई करना पड़ता है, इंडिविजुअली। पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, तो मैं पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का लिखता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना था अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट? M1 U1 sin अल्फा 1। और पहले का मोमेंटम कितना था कोलिजन के बाद? M1 V1 sin बीटा 1। सेकंड का क्या लिखोगे? M2 U2 sin अल्फा 2 इक्वल टू M2 V2 sin बीटा 2। बन गया इक्वेशन। देखो 2 इक्वेशन ऐसे भी होंगे, है क्या ऐसे 2 इक्वेशन? यस, वेरी गुड। एक लास्ट चीज रह गई अब, लास्ट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब मुझे बताओ व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जनरल फॉर्मूला? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इधर यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा केयरफुल, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। V2 मतलब फाइनल स्पीड किसका? सेकंड ऑब्जेक्ट का, उसका अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या कंपोनेंट था? cos। क्या था? cos बीटा 2। इधर क्या लिखोगे? cos बीटा 1। और U1 इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट cos अल्फा 1। और यहाँ पे क्या आएगा? cos अल्फा 2। एंड ऑफ दिस टॉपिक।